हमारे साथ आदरणीय राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सभी आदरणीय जितने भी रचनाकार जुड़े हुए हैं, हम सबको सादर नमन करते हैं। मैं संतोष गर्ग अखिल भारतीय साहित्य परिषद की उपाध्यक्षा हूँ, हरियाणा प्रांत की। मैं आप सबको नमन करते हुए आदरणीय हमारे शिव कुमार खंडेलवाल जी और आदरणीय योगेश जी से आज्ञा चाहती हूँ कि हम क्या इस कार्यक्रम को शुरू कर दें। अवश्य अवश्य। जी आपका धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज साहित्यकार से संवाद के तहत इस कार्यक्रम में हम सुप्रसिद्ध टीवी पत्रकार स्वर्गवासी श्री रोहित सरदाना के पूज्य पिता व प्रख्यात साहित्यकार श्री रतन चंद सरदाना जी से आज हम भेंट वार्ता करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच में विराजमान हैं। हम उनके चरणों में, ऐसी महान विभूति के चरणों में हम सादर नमन करते हैं सभी संस्था के रचनाकारों की ओर से। और साथ में अभी उनका विधिवत परिचय जो होगा वो अनिल जी आकर देंगे। अभी मैं निवेदन करती हूँ, हमारी आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी पांडे जी हमारे बीच में हैं और एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो गुरुग्राम में। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। उनका हार्दिक स्वागत है। सभी अपने वरिष्ठ जनों को सादर चरण स्पर्श और अपने साथियों को नमन। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मया निर्झर कलुष वेदतम, हर प्रकाश भर कलुष वेदतम, हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलदम रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। वाह, बहुत सुंदर। डॉक्टर मीनाक्षी पांडे जी ने बहुत ही सुंदर स्वर में विद्या देवी मां सरस्वती के चरणों में अपने भाव रखे।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार उनका। और अभी मैं हमारे आदरणीय डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी, संयुक्त मंत्री हैं हमारे हरियाणा प्रांत के, वो भी हमारे बीच में हैं। एक मैडम निवेदन करें कि किसी का भी माइक अन्य का खुला न रहे, सभी अपना हाँ माइक जी, म्यूट करें। हाँ जी, कृपया अपने अपने माइक बंद रखें, बीच में डिस्टरबेंस होती है, आपसे अनुरोध है। हाँ जी, डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी, कृपया आपने भाव प्रस्तुत करें पूर्व वाक्य के लिए। डॉक्टर जगदीप जी का हार्दिक स्वागत है। वो हमारे हरियाणा प्रांत के संयुक्त मंत्री भी हैं और साथ में पूरी जिम्मेवारी से अपना पूरा हर एक कार्य पूरा निभाते हैं। हमारी संस्था के सक्रिय सदस्य हैं वो। डॉक्टर जगदीप शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इस बीच मैं ही अपनी बात रख देता हूं। हाँ जी, डॉक्टर योगेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया वो अपने जो भी विचार आप प्रस्तुत करना चाहें, आइए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद हाँ जी, हरियाणा प्रांत द्वारा पिछले मास यह कड़ी प्रारंभ की गई, जिसमें हमने यह निर्णय किया कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से संबद्ध जितने भी महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनको निकट से जानने की आवश्यकता है। तो हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछली बार हमने कृष्णता यादव जी को सुना था और आज हम श्री रत्नचंद सरदाना जी को सुनने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण बात बतलाना चाहूँगा कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद केंद्रीय न्यास के द्वारा यह कार्यक्रम अप्रैल मास में ही प्रारंभ किया गया और अप्रैल मास से अब तक 23 कड़ियाँ इसकी हो चुकी हैं। उस केंद्र के द्वारा जो 23 कड़ियाँ हुई हैं उसमें विभिन्न भाषाओं के रचनाकारों को स्थान मिला है। हिंदी के अधिकाधिक रहे हैं 8 से 10 रचनाकार। उसके अलावा गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, बंगाली इत्यादि भाषाओं के भी रचनाकारों को हमें सुनने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से जब हिंदी के रचनाकार होते हैं तो भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व इस रूप में नहीं हो पाता, क्योंकि हरियाणा के अलावा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इत्यादि भी हिंदी प्रदेश हैं। तो हमने यह निर्णय किया कि हमारे रचनाकारों को भी अधिकाधिक स्थान मिले, तो हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आप सब जानते हैं कि संवाद की परंपरा हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। पुराने गुरुकुल व्यवस्था में तो सब कुछ कह कर के ही गुरु सिखलाता था। ठीक उसी परंपरा में हम साहित्य को पढ़ते हैं। साहित्य को पढ़ने के साथ साथ साहित्य को साहित्यकार के मुख से अगर सुने तो बहुत आनंद आता है, बहुत ज्ञान बढ़ता है, उसके रुचियों से अवगत होते हैं, उसके व्यक्तित्व का परिचय होता है। और साथ ही हमने इस कार्यक्रम में दूसरे सत्र में जो प्रश्नोत्तर काल रखा है, उस प्रश्नोत्तर काल के माध्यम से हम देखेंगे कि बहुत सारे जो अनछुए पहलू हैं रचनाकार के, उनसे भी हम अवगत हो पाएंगे। आज भी हमने यह प्रयास किया है कि 7 अलग अलग इकाइयों के रचनाकार से प्रश्न किए जाएं और मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम इस श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ और अधिक सफल सिद्ध होगा। आज हम रत्नचंद सरदाना जी के विषय में विशेषतया जानेंगे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय रत्नचंद सरदाना जी का। आपका माइक बंद है संतोष मैडम। नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है आदरणीय आपका। सबको नमस्कार। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हरियाणा इकाई द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया ही नहीं, एक साहित्यकार के रूप में आपने मुझे माना और इसके साथ ही आपने मुझे एक वरिष्ठ साहित्यकार का दर्जा दे दिया। मैं वरिष्ठ हूँ, किंतु
वरिष्ठ साहित्यकार नहीं हूँ। आयु में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आदरणीय श्री खंडेलवाल जी को छोड़कर और सभी आयु में मेरे से कम होंगे, किंतु साहित्य रचना में सभी मेरे से आगे होंगे, ऐसा मुझे आभास हो रहा है आप सब माननीय बंधुओं के यहाँ दर्शन करके, इस पर देखकर। मेरी साहित्य यात्रा को बहुत लंबी नहीं है, बहुत घटनापूर्ण भी नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण भी नहीं, बिल्कुल सहज रूप से जीवन में चलते हुए जैसे अन्य कार्य हुए ऐसे ही थोड़ा बहुत साहित्य की ओर भी ध्यान गया और उसमें भी कुछ कुछ रचना हुई। आरंभ की यदि मैं बात करूं तो यह आरंभ विद्यालय में ही हो गया। 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए एक कविता पढ़ी, जय जय मेवाड़ महान। एक प्रतिक्रिया सी हुई, वो शायद किशोरावस्था की बात थी, मैं उस दूरी तक नहीं पहुंच पाया जिस पर वो कवि जो है लिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ का गौरव गान किया था अपने उस नाटक में, तो उन्होंने उस संदर्भ में लिखा था, किंतु मैंने उसका अन्यथा ले लिया और मुझे लगा कि नहीं, ये तो होना चाहिए जय जय भारत वर्ष महान। और उस पर 10 एक पंक्तियों की एक कविता लिखी और वह मेरी जो हिंदी की अपनी अभ्यास पुस्तिका थी जिसमें हम गृह कार्य करते थे, उसमें रख दी। कुछ दिन बाद जब वह पुस्तिका मुझे वापस मिली तो हमारे हिंदी के आचार्य जी ने उसमें कुछ कुछ कहीं कहीं ठीक किया हुआ और उसको एक व्यवस्थित कविता का रूप उन्होंने दे दिया। उनसे कभी बात नहीं हुई, उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं कि तुमने लिखा था, रखा था, कुछ था, ना ही मेरी हिम्मत पड़ी मैं उनको जाकर के कुछ कहूं। दूसरी बात क्या थी, एक संस्कार मिला, वह संस्कार परिवार से भी मिला, विद्यालय से भी मिला और सबसे बड़ा संस्कार संघ की शाखा से मिला। बचपन में 13-14 वर्ष की आयु में ही जाना शुरू किया था शाखा में। वहां के वातावरण ने अलग प्रकार का संस्कार दिया, अपनी आयु के बाकी विद्यार्थियों से कुछ भिन्न, थोड़ा समाज के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी होने लगी। और ये दोनों यात्राएं साथ साथ चलती रही, अध्ययन भी चलता रहा और साथ में ये संस्कार भी चलता रहा। जब महाविद्यालय में गए तो वहां एक और अवसर मिला। वहां एक हमारे हिंदी के प्राध्यापक, जाने माने साहित्यकार थे, डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा, जो बाद में दयाल सिंह कॉलेज करनाल के प्रिंसिपल भी हुए। तो उनका मुझे स्नेह मिला। वो जो कुछ लिखते थे वो बुला करके मुझे पढ़ने के लिए दे देते थे। अब मुझे समझ नहीं आया मुझे क्यों दे रहे हैं, इतना बड़ा साहित्यकार। और फिर जो हमारे सामने एक आदर्श है, वह एक विद्यार्थी को, प्रथम वर्ष के, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी को बुलाता है और कहता है देखो ये छपने वाला है, कुछ इसको पढ़ लो। मुझे उनका एक उपन्यास सैंधव की तरंगे और उनका एक श्री राम कथा काव्य, ये आज भी बहुत कुछ उसी तरह से याद है जैसे मैंने उनको देखा था, वो इम्प्रिंट है। और फिर उसी समय में चीन का आक्रमण आ गया, वह उद्वेलित करने वाला था, खास करके जवानी को। उस समय अनायास में कुछ पंक्तियां फूट पड़ती थी और एक कविता उस समय मैंने जो लिखी वो मुझे पूरी याद नहीं है, किंतु कुछ पंक्तियां मैं उसकी जितनी मैं स्मरण कर पा रहा हूं वह आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। ओ हठीले मुद भरी आंखें खोल, पूनम की ये रात नहीं है, गीतों की बरसात नहीं है, अब न मंगलमयी वेला, बोल अरे कुछ तो बोल। तेरी उमंगों का सागर मचल मचल सा पड़ता है, मत मस्ती के झूले में डोल, ओ हठीले मद भरी आंखें खोल। इस प्रकार से ये शुरू हुई
और इसी क्रम में कुछ 5-7 कविताएं उस दौर के अंदर लिखी गई। फिर आगे बढ़ गए तो फिर पाकिस्तान का युद्ध आ गया। वह समय भी फिर से एक बार उत्साह देने वाला और कुछ करने के लिए। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है ठीक प्रकार? हाँ जी सर, बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है जी, बिल्कुल सुनाई पड़ रही है सर। ठीक है। तो उस समय ऐसी और कविताएं भी लिखी गई, किंतु इस तरह की एक और कविता, जब शास्त्री जी का निधन हुआ तो मैं अम्बाला में था। सुबह के समय वहां पानी की थोड़ी दिक्कत होती है, तो सुबह जल्दी आकर के टैप से पानी लेना होता है। तो सुबह में जैसे गया तो वहां कुछ महिलाएं बोल रही थी, जैसे मानो सबका सब रुदन कर रही हो कि बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई है। और वह दुर्घटना आदरणीय शास्त्री जी का निधन थी। और मैं पानी तो नहीं लिया, मैं वापस कमरे में आ गया और कुछ पंक्तियां उसमें लिखी गई। कविता वो भी बहुत लंबी हुई, किंतु ये थी कि रात के वीराने में सोनी सी सड़कों पर खबर ये चलती सुनाई दी, राष्ट्र की नैया का सफल खवैया शेष नहीं है, राष्ट्र की नैया का सफल खवैया शेष नहीं। वाह। हर मन जल उठा संतप्त हुआ, टीस हूँ कलेजे में जन जन का कातर स्वर में क्रंदन लक्षित कर भेज रहा है। इस प्रकार की एक कविता बहुत लंबी, उसमें सबके एक प्रतिक्रियाएं, बचपन क्या कहता है, माँ क्या कहती है, जवानी क्या कहती है और वार्धक्य या बुढ़ापा क्या कहता है, इस प्रकार का एक उसमें वर्णन आया। तो यात्रा चल रही थी। इसी दौरान में चंडीगढ़ जाना हुआ। वहां मुझे एक संयोग से एक साथ मिला और आप सब उस नाम से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, वो डॉक्टर गुरु मेहता थे। हाँ जी। उन दिनों वो शोध कार्य कर रहे थे डॉक्टर द्विवेदी के साथ, और मैं और वो दोनों हम संघ कार्यालय में रहते थे, खूब मिलन होता था। तो मैंने उनको अपनी कुछ कविताएं 5-6 सुनाई, तो वो बोले कि नहीं अभी नहीं, जिस दिन 10 कविताएं ऐसी हो जाएंगी ना फिर मेरे से बात करना। तो फिर हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में अलग अलग हुए। 1968 में एक बार फिर मिलना हुआ, तो वो हिसार में आ गए थे। तो पहला अधिवेशन हरियाणा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद का करनाल में हुआ। मैं भी वहां करनाल में था। सबसे पहले, क्योंकि मैं परिचित था, उनका सुपरिचित था, पहले से था, तो सबसे पहले मेरे पास आए, चलिए कुछ लोगों को मिलाइए, यहाँ अधिवेशन करेंगे। और वो अधिवेशन हुआ। मुझे लगा कि अब मुझे भी एक रास्ता मिल जाएगा साहित्यकारों के साथ मिलने का, उठने का, बैठने का, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे संगठन की अपनी एक रीति नीति है, किसको कहाँ खड़े करना है वो ये तय कर देते हैं, और वो तय करने के बाद फिर सोचने की चिंता नहीं होती कि हम क्या करें, यही करें, जो कुछ कहा गया यही करें। तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अनेक प्रकार के दायित्व मिलते चले गए। विद्यालय में मैं पढ़ाता था, किंतु शिक्षा के क्षेत्र की अनेक प्रकार की गतिविधियों का संयोजन वह मुझे दिया गया और मैं उसके साथ ही चल पड़ा। विद्यालय को मैंने संघ जीवन, विद्यालय जीवन और समाज जीवन, इन सबको एक जैसा इकट्ठे लेकर चलना शुरू किया और विद्यार्थियों की ओर अपना ध्यान दिया। प्रतिवर्ष मेरे विद्यालय में जो भी वार्षिक उत्सव होता था, उसके कार्यक्रमों की रचना करना, उसके लिए कोई एकांकी लिखना, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट तैयार करना और फिर विद्यार्थियों को उसके लिए तैयार करके मंच पर लाना, यह मैं वर्षों लगातार करता रहा। और उस दौरान में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई। उन प्रतियोगिताओं में मेरे छात्र मेरे द्वारा उन लिखी गई उन कविताओं को पढ़कर उन एकांकियों को और मंचन करके और बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे स्थान लाए। उससे एक संतोष मिलता रहा कि हाँ,
हम अध्यापक होते हुए कुछ कर पा रहे हैं। परीक्षा परिणाम ये एक अलग बात है, वो तो सब करते हैं, सब होते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं स्वयंसेवक होने के नाते और अतिरिक्त क्या कर सकता हूँ, वो जो कर सकता हूँ वो मैं करूँ, और विद्यार्थियों के और चरित्र निर्माण के लिए मेरा जो योगदान है वो सक्रिय रूप से कुछ हो, और वो होता चला गया। और उसका ये परिणाम था कि मैं 15 वर्ष की सेवा के पश्चात उस विद्यालय में जहाँ मैं मास्टर गया था, वहीं मैं लेक्चरर भी हुआ, और वहीं मैं प्रधानाचार्य हो गया। और प्रधानाचार्य होने के बाद दायित्व तो बदल गए, काम की मेरी प्रकृति बदल गई। पहले काम करना होता था, अब काम करवाना होता था। दोनों स्थितियों में अंतर आ गया, किंतु गाड़ी रुकी नहीं। कविताएं निरंतर में लिखता रहा। बाकी कोई चीज कभी संभाल कर नहीं रखी कि ये तो क्षणिक है, ये तो एक निमित्त के लिए लिखी थी, वो निमित्त पूरा हो गया, ये काम अब इसकी क्या आवश्यकता है संभाल कर रखना, और कितना संभाल कर रखेंगे। किंतु कविताएं लिखता था, और वो किसी कॉपी के बीच में ठोस कर रख देता था, कि किसी किताब में रख देता था। इस प्रकार से चलती रही, और आगे गाड़ी की रुकी नहीं, चलते रहे। जो जो काम जिनमें लगे उन सबको करते रहे। और 1991 में एक ऐसा संयोग आया कि मुझे ये कहा गया कि आज मुझे कुरुक्षेत्र के श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में काम करना है। मैं सोचता था कि मेरा परिवार करनाल में सुस्थापित है, घर बना हुआ है, पत्नी वहीं नौकरी करती है, रिश्तेदारियां वहीं हैं, सामाजिक काम सब वहीं किए हैं। एक प्रकार की ये संतुष्टि मिलती थी कि मेरी पहचान है। किंतु जिस दिन एक अधिकारी ने कहा कि अच्छा तुमको कह दिया ना, बस इतनी सी बात, क्या कह दिया ये भी नहीं, तुमको कह दिया ना, तो जैसे होता ना, अपना डोरी डंडा उठाया और कुरुक्षेत्र में आ गए। यहाँ कार्य के आयाम बहुत बड़े थे। विद्यालय नहीं था, यहाँ हिंदू शिक्षा समिति थी, उसका हरियाणा में विस्तार होना था, उसका संगठन खड़ा होना था। तो वो जिम्मेवारी कुछ कुछ मुझे मिली, थोड़ा थोड़ा करके आते गए। एक कुरुक्षेत्र विभाग मिला, फिर 2 विभाग मिले, फिर उसके बाद प्रांत की बारी आ गई, और विद्यालयों का विस्तार शुरू हुआ। और उस दौरान में हमने सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर, कोई एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता, संगठन में सभी काम करते हैं, और सभी के काम का महत्व होता है, और समान रूप से महत्व होता है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के हरियाणा में उस काल में हमने 20 नए विद्यालय खड़े किए, और पुराने विद्यालय जो कहीं भी हमारे समवैचारिक लोगों द्वारा चलाए जा रहे थे, उनको हम एक उस बैनर के नीचे हिंदू शिक्षा समिति के अंतर्गत लाए। और उसके बाद फिर और यात्राएं आगे बढ़ी। फिर एक ग्रामीण शिक्षा समिति बन गई, उसको खड़ा करने का भी जिम्मेदारी मिल गई। और इस कार्य से, विद्यालय के कार्य से मुझे 2001 में सेवानिवृत्ति मिली। किंतु कुछ और साथी थे जिन्होंने कहा नहीं, अभी हम नहीं छोड़ेंगे। तो लगभग 4 वर्ष उसके पश्चात मैं और कई कार्य करता रहा, और अंत में फिर वैसे एक दिन आदेश हुआ कि नौकरी आवश्यक है क्या? कहा नहीं, तो आवश्यक नहीं, तो फिर क्यों जाते हो? बस वही दिन था कि मैंने कहा अच्छा कल ले जाओ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आज जाकर के कह दूं कि मैं कल से नहीं आऊंगा। मैंने ठीक है, आज का दिन आपको माफ, हंसते हुए उन्होंने कहा। और दूसरे दिन से मैं फिर आ गया, फिर वही घूमने फिरने का काम। लेकिन फिर लगा कि भाई कुछ अपने लिए भी तो करो, समाज के लिए होता रहेगा। एक अवसर आ गया, सुयोग आ गया। 2006 में परमपूज्य श्री गुरु जी का जन्म शताब्दी समारोह था। चर्चाएं चली, तो किसी ने मेरे से पूछा, किसी अधिकारी ने पूछा, अरे व्यक्तिगत रूप, बस ये बात मन में बैठ गई, व्यक्तिगत रूप से क्या करूंगा। तो मैंने श्री जी का जीवन चरित्र और पद्य में लिख दिया।
बहुत छोटा सा था, यही 60-70 पृष्ठों के बीच में फैला हुआ था, और ये लगा कि मेरी यही श्रद्धांजलि है इनके प्रति। उसको स्वयं से छपवाया और कार्यकर्ताओं में बांट दिया। कहाँ कहाँ गया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पीछे कोई स्वार्थ भाव नहीं था। भाव क्या था? एक श्रद्धा का भाव था। एक ऐसा भाव जो हम अपने 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 जीवन काल में देखा, जिसका एकाकार सीधा परमात्मा के साथ था। उसके साथ हम बैठे, उसने हमारे सिर पर कभी हाथ रखा, तो क्या उसके प्रति हमारा इतना भी दायित्व तो नहीं बनता कि हम उसको अपनी श्रद्धांजलि दे दें? और वह श्रद्धांजलि अपने माधव के रूप में उस समय आई। फिर कभी पढ़ा था सावरकर जी का 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ये लगा अरे 150 वर्ष हो गए, भाई तू क्या करेगा? ऐसे ही शाम को, और राजेंद्र जी भी जानते हैं, बैंशकुंत भी जानते हैं, डीसी ऑफिस के बाहर सड़क बनी थी नई उन दिनों। तो सड़क पर शाम के समय चला गया और एक स्वर फूटा, आजादी की थी छिड़ी रागनी, स्वतंत्रता का गाना था। 5-7 बार इसको दोहराया। इस गाने की धुन में खोया बच्चा बच्चा मस्ताना, और ये बन गया एक संत। इसको लेकर देश भर की घटनाओं को इकट्ठा करके और उन पर एक 20-20 पंक्तियों की कविता और रची गई, और वो लगभग 90 पृष्ठ की पुस्तक बन गई। ये भी देश का काम। इसको आप दे बांट दे, कुछ नहीं जाता, तेरे पास बहुत कुछ है, परमात्मा ने इतना दिया है, क्या जाएगा उसमें से? अगर इतना कुछ चला भी गया तो उसको भी छुपा दिया। फिर कभी कोई गीत लिख दिया, कभी कोई भजन लिख दिए, तो कहीं से ये आवाज आई, अरे भाई कुछ ये आयु बीत रही है, समय बीत रहा है, कुछ उधर भी ध्यान दे ले। तो वो मैंने लगभग 100 ऐसे गीत रचे गए, कविताएं भी थी, गीत भी थे, भजन भी थे। तो उनका एक संकलन किया, और किसी मित्र ने कहा ये मुझे दे दे बस। क्या करोगे? कहता तू भी क्या करेगा? मैंने दे दे। मैंने उनको दे दिया, और कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे पुस्तक दे दी कि भाई मैंने छपा दी। मुझे लगा यार मेरा काम तो अपने हो गया। मैंने सोचा नहीं कि मैंने इनको छपवाना है, मैंने किसी प्रकाशक को देखना है, किसी को ढूंढना है, बात कभी आई नहीं मन में। जिसको कहते हैं कि व्यावसायिक लेखन, ये कभी विचार ही नहीं उठा। इस दौरान में फिर कुछ कहानियां लिखनी शुरू हो गई। कुछ कहानियां बचपन में लिखी थी, एक दिन वो सामने आ गई, देखा तो वो 10-12 कहानियां कागजों पर लिखी तो मिल गई, और उनको मैंने समेटा। समेटने के बाद पढ़ा, लगा कि इनमें जान है। तो मेरे पड़ोस में एक प्रोफेसर साहब आए थे, हिंदी के, रिटायर होकर कॉलेज से। तो मैंने उनके सामने वो कागज रख दिए, उन्होंने पढ़ी, कहते किसने लिखी? मैंने कहा बचपन में लिखी थी। कहता जब अब तो लिखेगा तो बहुत अच्छा होगा। अब लघु कथा का जमाना है, देख तो चलो देख लेंगे, कभी इसका भी सहयोग बना तो देख लेंगे। तो कोई लघु कथाएं लिखी गई, और वो भी चल पड़ी, साथ साथ कविताएं चल रही थी, लघु कथाएं भी चल पड़ी। फिर जिस वातावरण को मैं देखकर आया था, विभाजन की विभीषिका को मैंने देखा था, मैं उस काफिले के साथ साथ चला था। कभी माता पिता के आगे होता था, कभी पीछे होता था। वह दृश्य कौन थे दिमाग में। फिर जहां मैं रहा, बचपन मेरा बीता, सब उन्हीं लोगों के बीच में बीता। वो सब कहानियां सुनी हुई थी, वो सब आती थी, तो चलो भाई इसको एक कहानी रूप देते हैं। और वो कहानी रूप क्या हुई, वो एक उपन्यास हो गया, और मृत्युंजय उपन्यास सामने आ गया। उसको भी रख दिया, लिखा गया तो लिखा गया,
तो एक मित्र करनाल में है, डॉक्टर जोगिंदर मदान, उनकी साहित्यिक रुचि है थोड़ी सी, पढ़ते हैं कुछ। एक दिन घर पर आए हुए थे, कह कुछ पढ़ने को दो, तो मैंने उठा करके वो दे दिया कि इसको पढ़ लो। पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगे क्या करना है इसका। मैंने कहा बस मैंने तो अपना काम कर दिया, कहते फिर अगला काम मैं करता हूँ। तो उनकी एक संस्था है, ये भारतीय मुल्तानी महापरिसंघ, इस प्रकार की एक संस्था है। तो जी सर। उन्होंने उस संस्था की ओर से उस पुस्तक को छपवा दिया। हाँ जी। और उनका एक सम्मेलन था, अखिल भारतीय सम्मेलन था, उसमें उन्होंने बंटवा दी। उस पर मुझे इतने फोन आए, देश भर से इतने फोन आए, आधा घंटा पौन घंटा लोग बात करते रहे उसको पढ़ने के बाद। वाह। ये सजीव है, हमारे सामने चित्रण हो रहा है, ये तो हाँ हम जी। ऐसे देख रहे हैं जैसे चलचित्र चल रहा। जी। तो मुझे लगा भाई ये भी हो गया। मुझे तो कुछ करना ही पड़ा, मैं तो कलम ही चलाई है जी। और अपने आप हो रहा है सब कुछ। बस जैसे होता है, काम तो वो करता है, नाम मेरा होता है। जी। काम उसके द्वारा और नाम मेरा। प्रोत्साहन था। तो जिसने वो छापी वो पुस्तक मृत्युंजय, वो मुझे कहने लगा कुछ मेरे लिए भी है। मैं क्या करोगे, कहता मैं भी छोटा सा प्रकाशक हूँ, बहुत छोटा प्रकाशक, मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं पुस्तक छाप सकता हूँ। मैंने तो भी छाप ले। तो उनको मैंने दी लाडपुर का लाल सिंह। ये भी एक कहानी है ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण अंचल की, आजादी के समय का ग्रामीण अंचल का जीवन और फिर लोगों का योगदान। और उसमें हाँ जी। योगेश जी मेरी आवाज आई ना? हाँ जी जी, बिल्कुल सर। आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक जी ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। जारी रखें। अब दरअसल मेरा सर टेक्नीशियन आपकी खड़ा है आवाज, साथ। सर आपकी नहीं, मेरा आवाज टेक्नीशियन बुलंद साथ है खड़ा सर, है। बुलंद है, बहुत अच्छी लग रही टेक्नीशियन है। साथ खड़ा है, वो कहता है बीच बीच में पूछ लो आवाज जा भी रही है कि नहीं। आप तो जोर से बोलते रहो और वहां कान में आवाज न पड़े तो पूछ लो। तो इसलिए मैंने सर बिल्कुल पूछा है कि क्षमा क्लियर करेंगे। आवाज। नहीं, आवाज आ रही है सर। हाँ जी। तो उन्होंने वो दूसरा उपन्यास भी छाप दिया, लाडपुर का लाल सिंह। हाँ और जी। उसका विमोचन कैथल के साहित्य सभा के एक सम्मेलन में हुआ। जी। तो वहां इन दोनों को खूब सराहा गया। बहुत साहित्यकारों ने इसको पढ़ रखा था, दोनों को पढ़ रखा था, और इस पर बहुत लंबी चर्चाएं हुई। अच्छा लगा। अभी अभी कुछ सप्ताह भर पहले डॉक्टर मनोज भारत ने भी अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने मृत्युंजय का उल्लेख किया है। लगभग 4 पृष्ठ में इस पर उन्होंने अपना एक लेख लिखा। इसी प्रकार से हरियाणा की पत्रिका हरिगंधा छपती है, उसमें भी एक लेख में हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र के ही डॉक्टर मंगल हैं, उन्होंने उसका उल्लेख किया। समाचार पत्रों में भी आए और बहुत सारे चैनलों से मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता रहा। तो इस प्रकार के लगा ये भी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो फिर अब तीसरा उपन्यास और आ गया, वह है प्रभा। एक नारी की जीवन कथा है। नारी सबल कैसे हो, सशक्त कैसे हो। नारी सबल है, सशक्त है, ना कभी दुर्बल थी, ना है, ना दुर्बल होगी। वो कैसे दुर्बल हो सकती है जो वीर प्रसूता है। वो कैसे कमजोर हो सकती है जो बलिदानी वीरों को जन्म देती है। ये मन में भाव आता था। मुझे नहीं लगता था कि आंखों में पानी, मुझे लगता था आंखों में अंगारे, आंखों में चिंगारी। निर्माण, सृजन, ये चाहिए, ये है मातृ। तो एक प्रभा, एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसकी 10वीं पास करते करते और शादी कर दी गई। पति मिला निकम्मा, शराबी,
घर में रहना नहीं। सास ने थोड़ा सहारा दिया। शहर में आ गए थे, गांव में वापस बच्ची जाना नहीं चाहती थी। उसको लगता था यहाँ मैं को अपना करियर करूं। बच्चे हो गए, परिवार बन गया, लेकिन पति साथ नहीं दे रहा। सास ने कुछ समय साथ दिया, वो भी बेचारी चली गई। और उसने कैसे अपने आप को खड़ा किया, समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया, बच्चों का पालन पोषण किया। और फिर उसके साथ एक विद्यालय में उसने काम किया। वो विद्यालय क्या करता है, उसी प्रकार का काम करता है जैसी विद्या भारती की कल्पना है। ठीक उसी प्रकार से संस्कार देने का एक कार्य उस विद्यालय में होता है। तो ये एक तीसरा उपन्यास आ गया। बस नहीं है, और भी है, 2 उपन्यास और हैं। एक उपन्यास बहुत समय से प्रतीक्षा में है प्रकाशन की, और वो लिया था हरियाणा साहित्य अकादमी ने। और वहां से फिर मेरे पास पत्र आया था कि इसको हम छाप लेंगे। तो वो अब तक तो नहीं छपा है, एक लघु कथा भी और ये एक उपन्यास भी। इसका नाम था दीप शिखा। तो दोनों वहां पर पड़े हैं। और 5वां उपन्यास अभी मैंने लगभग 1 मास पूर्व समाप्त किया है, और उसका जो शीर्षक है वो भी अभी दिया जाना बाकी है। वो मैंने विद्या भारती के ही एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, उनके पास भेजा है कि वो इसको पढ़ करके और इस पर अपना अभिमत भी दें, इस पर अपना परामर्श भी दें। तो ये उपन्यासों की कथा है मेरे। और कथाएं रचना की बहुत सारी होंगी, किंतु मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। समय का भी कुछ ध्यान रखना होगा, उसको देखते हुए मैं इसको यही विराम देता हूँ। आप सबने मुझे प्रोत्साहित किया, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिनका मैं नाम शुरू से सुनता आया, आदरणीय श्री खंडेलवाल जी, और शिक्षा के क्षेत्र में होने के कारण से उनके बहुत सारी बातें सुनने को मिली। आज वो भी यहाँ विद्यमान है। तो आप सबका मैं फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, आदरणीय रतन चंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। आपने आपके साहित्यिक जीवन के बारे में जाना, आपने डॉक्टर गुरु मेहता जी का जिक्र किया। सर जी, आपने आपकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में आपने बड़े बड़े कार्य किए हैं। आपने विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए भी आपने बहुत से कार्य किए, और आपने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, हर विधा पर आपने काम किया। आपके अध्यात्म भाव को भी मैं नमन करती हूँ, और साथ में आपने नारी के प्रति आपके हृदय में जो सम्मान के शब्द, नारी कैसे दुर्बल हो सकती है, जो बलिदानी पुरुषों को जन्म देती है, और आपने बहुत से अच्छे अच्छे शब्द हम रचनाकारों के लिए कहे, बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हमें बताई। और इसी बीच में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, हमारे बीच में हमारे हरियाणा के प्रांतीय अध्यक्ष श्री सारस्वत मोहन मानीशी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ में हमारे हरियाणा प्रांत के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रेवाड़ी से हमारे श्री रमेश चंद्र शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज बार्थ हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री हैं, वो भी बीच में जुड़े हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और भी हमारे बीच में दर्शना शर्मा जी, और साथ में हमारे मंजू रेड्डी जी, डॉक्टर राही जी भी अभी आ गए हैं हमारे बीच में, उनका भी वक्तव्य हम सुनेंगे। और साथ में डॉक्टर शकुंतला शर्मा, कृष्ण लता यादव, और मंजू मानव जी, और नवरत्न पांडे जी, प्रियंका संधू, और राघव सरदाना जी भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और भी बहुत से महानुभाव हैं। उन सभी रचनाकारों का, साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है अपना समय निकालकर किसी ऐसे बड़े महापुरुष को सुनना, उनके विचारों को सुनना, तो हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अभी हमारे बीच में अनिल शर्मा जी, जो हमारी पंचकुला इकाई के महासचिव हैं, आज का संचालन भी वही कर रहे हैं, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो भी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। उनको किसी कारण से, ऑफिस के जरूरी काम के कारण से, आज किसी कारणवश वह नहीं जुड़ पा रहे थे प्रारंभ में।
प्रारंभ में नहीं जुड़ पा रहे थे, उनका हार्दिक स्वागत है। कृपया वो आगे का मंच संचालन का भार वह संभाल सकते हैं। अभी शायद मेरे को लगता है डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी को हमने सुनना है, और साथ में हमारे पास बहुत से प्रश्न भी आए हुए हैं। और आप जैसा जोगेश जी आप आदेश करेंगे, अगर हम प्रश्नों को लें या पहले डॉक्टर जगदीप शर्मा जी को सुने? जगदीप जी का वक्तव्य तो हो चुका है। अब अनिल शर्मा चिंतित जी को कहिएगा कि वो रचनाकार का परिचय देते हुए प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ करें। ठीक है, स्वागत है आपका अनिल शर्मा जी, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज की इस विलंब के लिए मैं सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, किसी कारणवश मैं नहीं जुड़ पाया था। और जैसा कि किसी कारणवश अभी अनिल जी की आवाज नहीं आ रही। मैं अभी वो उनका जीवन परिचय के बारे में कुछ अनिल जी पढ़ेंगे। अगर वो जुड़ गए हों तो उनका स्वागत है, नहीं तो अगर आप कहें तो एक हम प्रश्न को ले लें जोगेश जी। हाँ बिल्कुल, शुरू कीजिए। हाँ जी, हमारे बीच में हमारे शिव कुमार शर्मा जी अध्यक्ष हैं हमारे सिरसा इकाई के, और वह सर जी आपसे पूछना चाहते हैं कि आदरणीय सरदाना जी मैडम वही पूछेंगे, आप नहीं पूछेंगे? अच्छा जी, ठीक है जी। हमारे शिव कुमार जी अगर जुड़े हुए हैं, कृपया वो अपना प्रश्न रखेंगे। इसका अर्थ नहीं जुड़े हैं, अब आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। वह पूछना चाहते हैं, उन्होंने हमें लिखकर भेजा है एक प्रश्न कि आपने किस कवि की रचनाओं को मुख्यतः पढ़ा है और किस मात्रा में और किस आवृत्तियों में, तथा उनकी रचनाओं में काव्य की किस विशेषता ने आपको मुख्यतः प्रभावित किया? आदरणीय सरदाना जी। देखिए, किसी कवि को विशेष रूप से पढ़ना, बार बार पढ़ना, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने महादेव जी की संधनी पढ़ी, मैंने दिनकर जी का रश्मि रथी अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, कुरुक्षेत्र पढ़ा, निराला जी को पढ़ा तो वो जरा कठिन लगा, बार बार उसको लगा कि भाई इसके पढ़ने का शायद मुझे इतना समय नहीं लगेगा। तो सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। आ रही है, अभी आ जाएगी। हाँ जी, बीच में व्यवधान आ गया था फोन का, तो इस तरह से तो नहीं पढ़ा। हाँ, संकी छाया में खूब गीत सुने हैं और उनको दोहराया है, खूब गाया है, तो उनकी प्रेरणा ज्यादा थी बजाय इन महान कवियों के। इनको मैंने पढ़ा है, रुचि लेकर पढ़ा है, आनंद पूर्वक पढ़ा है, और अब भी कहीं से कोई दिख जाता है कुछ तो उसको जरूर उठा लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। और मतलब विधा कोई भी हो, सबको पढ़ता हूँ, हर एक को पढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी सर, आप जैसा आपने पूछा वैसा मेरा अध्ययन नहीं है। मुझे कहने में कोई तो नहीं लग रही, अतिशोक्ति नहीं लग रही। पढ़ता हूँ लेकिन इस तरह से नहीं, किसी के पीछे। हाँ, वाजपेयी जी की 51 कविता है, वो जरूर मैंने 3-4 बार पढ़ ली, क्योंकि वो उसके साथ जैसे एक मन का मेल बैठता है, एक धरातल पर हम होकर के चलते हैं, इसलिए वो लगता था इसको बार बार पढ़े। वो तब तक पढ़ी जब तक कोई उसको मांग कर नहीं ले गए और वो वापस नहीं आई मेरे पास। जी सर, जी सर, आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं सर। आपने तो, आप बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। आप सब कुछ, आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं है, हम नमन करते हैं आपकी साहित्य विधाओं पर जो आपने काम किया है। इसी बीच में हमारे पास एक गोपाल वशिष्ठ जी हमारे रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रसिद्ध रचनाकार। यदि वो बीच में हो कृपया अपना प्रश्न रखें। वो जी हाँ जी, आपका स्वागत है गोपाल जी।
जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ गोपाल रही जी, है आ जी, रही है। आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी गोपाल जी, आ रही है। अपना प्रश्न जी रखिए कृपया। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम। सरदाना जी को बहुत बहुत नमस्कार। जी मेरा प्रश्न सरदाना जी से है कि आपका उपन्यास है मृत्युंजय, उसमें नायक चेलाराम ने विभाजन और विस्थापन इसकी जो पीड़ा झेली है वह समस्या भारत के अनेक राज्यों में आज भी है, उसे आप किस नजर से देखते हैं? जिस नजर से आप देखते हैं उसी नजर से मैं देखता हूं। हर भारतवासी ये वाह मानकर वाह, चलता है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि ये जो त्रासदी थी ये मानव निर्मित त्रासदी थी। क्या मेरा इसको प्रश्न पहुंच रोका गया? इसको रोका जा सकता था। हर व्यक्ति ये सोचता है और ये भी सोचता है कि अब चेतने का समय है, ऐसा फिर ना जी हो जाए कहीं। इसके लिए सावधानी की जरूरत है और उस सावधानी के लिए संगठित, एकत्रित, इकट्ठे होने की आवश्यकता है। मैं इस प्रकार से अनुभव करता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी बीच में हमारे बीच में एक और प्रश्न आया है। मोनिका शर्मा जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, कृपया वह अपना प्रश्न रखें। मोनिका जी। हाँ जी, शायद वो मेरी आवाज नहीं सुन रही। उन्होंने हमें एक प्रश्न भेजा है सर कि एक शिक्षक एवं साहित्यकार के रूप में नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ने के लिए आप किस प्रकार प्रेरित करना चाहेंगे? मोनिका शर्मा गुरुग्राम से पूछ रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा देने के लिए शब्दों की आवश्यकता कम होती है और अपने आचरण की आवश्यकता अधिक होती है। आप अपने आचरण से बहुत खूब। अपने छात्रों के सम्मुख जो भी प्रस्तुत कर देंगे वो सहज में उसको स्वीकार कर लेंगे और वो उसका अनुकरण करते चले जाएंगे। बार बार उनको कहना नहीं पड़ेगा, टोकना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। वो देखेंगे और वैसा करेंगे। तो कभी मैं उनसे ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मुझे लगता है मेरे लिए असंभव है, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आदेश देकर मैं उनको कभी भी ऐसा नहीं चाहूंगा कि वो करें। तो मैं सीधा सीधा सा मंत्र है ये। मंत्र यही है कि आप जो करवाना चाहते हैं वो स्वयं कर दीजिए। बताने की आवश्यकता नहीं, देखने वाले स्वयं उसको करने लग जाएंगे। बस इतने ही। बहुत अच्छे, छोटी सी आदरणीय, बात। धन्यवाद आपका। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और एक और हमें पंचकुला इकाई से एक और नवोदित रचनाकारों का एक हमारे पास प्रश्न आया है। आजकल के नवोदित लेखकों के लिए पठनीय सामग्री के तौर पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये हर एक के अपनी रुचि के अनुकूल होता है। किसी की मनोरचना संरचना कैसी है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों साहित्य रचना कर रहा है वो, क्या वो साहित्य रचना उसको अपने जीवन का अर्ध व्यवसाय बनाना चाहता है, प्रोफेशन बनाना चाहता है, या वो जैसे बहुत सारे लेखक हमारे देश में हैं जो चुपचाप साहित्य रचना किए जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है, या यूं कहिए कि आत्मसंतोष के लिए लिख रहे हैं। क्या वो आत्मसंतोष के लिए लिख रहे हैं? ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो कैसा साहित्य पढ़ें और वो क्या करें। वो चलतू साहित्य चाहते हैं, अखबारी साहित्य चाहते हैं, या ऐसा साहित्य चाहते हैं जो संस्कारक्षम हो, इसमें समाज में कोई परिवर्तन लाए, लोगों के मन मस्तिष्क को झकझोरे। वो क्या चाहते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार के साहित्य को पढ़े, किस प्रकार के साहित्य का अध्ययन करें। किंतु आज मैंने एक बात देखी है, बहन जी के साथ भी एक दिन मैं डिस्कस कर रहा था शकुंतला जी से, कि आज जो भी 4 कविताएं पढ़ लेता है उसको लगता है कि मुझे बड़े मंच पर जाना चाहिए, मैं बहुत बड़ा कवि हो गया।
वो जो एक मंच का आकर्षण है ना, वो जब अपनी ओर खींचता है और वो खिंचाव बना नहीं रह पाता, क्योंकि उसके अंदर जो गहराई चाहिए मंच पर खड़े होने के लिए वो गहराई होती नहीं है। तो इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। जैसा मुझे वो गुरु माता जी ने कहा कि कम से कम ऐसी 10 रचनाएं कर, फिर बात करना मेरे साथ। वो हमारी मतलब एक मित्रता का वो था, आयु का बहुत ज्यादा अंतर हमारा नहीं था, तो वो जैसे दोस्तों में बात होती इस तरह की थी, भाई फिर देखेंगे और कर 10 कर। तो संदेश था उसमें कि भाई जल्दी नहीं है, गर्म मत खाइए, ठंडा होने दीजिए। गर्म खाओगे जीभ जलेगी, हाथ जलेगा, कम खाया जाएगा, थोड़ा ठंडा करके खाइए और फिर देखिए संतोष भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी बनेगा, स्वाद भी आएगा और फिर निरंतर चल सकेंगे, लंबा समय चल सकेंगे। वाह, बहुत ही सुंदर सा हम सबने आदरणीय रतनचंद जी से उसका जवाब सुना, प्रश्न का। बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने। और अभी हमारे बीच में एक चीन से मंजू मानव जी जुड़ी हुई हैं और हम चाहते हैं वह भी अपना प्रश्न जो पूछना चाहती हैं, कृपया वो अपना प्रश्न रखें। नमस्कार सभी को, और विशेष रूप से सरदाना जी को, जिन ये इस मंच के माध्यम से मुझे सो अवसर दिया है एक प्रश्न पूछने का। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया अपनी किताब का लाडपुर का लाल सिंह, उसमें विभिन्न ग्रामीण आंचल के जो पात्र हैं वो ऐसा लगता है जैसे हमारे वास्तविकता में हमारे चारों ओर विचरण करते महसूस लगते होते हैं। उसमें दो विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियों का आपने चित्रण किया है। एक तरफ जो लाभ सिंह की पत्नी है वो इतना लंबा घूंघट निकालती है कि वो कितनी सुंदर है ये सिर्फ दाई ने 2 बार देखा है। और इसके विपरीत एक सुरजी देवी है जो बिल्कुल आधुनिकता लिए हुए है और कपड़ों से भी आधुनिक है, विचारों से भी आधुनिक है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस समय आपने क्या महसूस किया कि ऐसी स्त्रियों को पुरुष समाज जो था वो किस दृष्टि से देखता था, और आज 21वीं सदी में कुछ उसमें परिवर्तन महसूस करते हैं या नहीं करते? जी देखिए, उस युग में भी उन महिलाओं को आदर की दृष्टि से कुछ देखने वाले कुछ लोग थे, आज भी हैं जी। ये दृष्टि से देखने वाले तब भी थे, आज भी है। समाज जैसा था वैसे ही है, बहुत परिवर्तन उसमें नहीं आया। हाँ, हम लोगों की सोच में कुछ कुछ परिवर्तन आया है। नारी, महिला, माँ, जननी, ये सब होते हुए निर्मात्री तो है, सब कुछ का निर्माण तो करती है वो, और निर्माण नहीं करती तो निर्माण करने वालों को तैयार कर देती है। जी। जीजाबाई नहीं तो शिवाजी कहाँ हो जाते? एक हमारे सामने सीधा सा प्रश्न है, वो किस युग की बात है? वो अगर हम देखें तो आज से 400 साल पहले की बात है। तो उस समय भी इस प्रकार की नारियां थी, आज भी हैं, कल को भी रहेंगी, और प्रथाओं से बंधी हुई, अंधविश्वासों से बंधी हुई, रूढ़ियों में पलती हुई ऐसी नारियां भी हमेशा रही हैं, आज भी है, उस समय भी थी, और मुझे लगता है आने वाले समय में भी रहेगी। ये बीज नाश नहीं होने वाला। हम वैदिक काल से देखते हैं ना जी, हमें दोनों प्रकार के चरित्र मिलते हैं। नारी वो भी मिलते हैं जो अत्यंत क्रियाशील थी, वो भी मिलते हैं जो केवल परिवार तक थी, और जिसका परिवार ही सब कुछ था, वो उसने केवल देना ही देना है, देना ही देना है हमेशा, और वो शरीर, तन से मन से सब कुछ वही है, उसी के बीच में है। और मैं आज भी देखता हूँ, मैं अपने घर में देखता हूँ, मान लिया मेरी पुत्रवधू है, नौकरी करती है, घर संभालती है, वहां भी पिसती है और यहाँ भी पिसती है। और जब हम कहते हैं भाई घर के लिए कुछ काम करने के लिए किसी को रख लो, कहते मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। क्या मतलब है इस बात का, काम पसंद नहीं आता? मैं ये कहता हूँ तुम्हारा काम तो लोगों को वहां पसंद आता है जहाँ तुम कर रहे हो, यहाँ कोई करेगा तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? ये एक संस्कार है, ये संस्कार इसको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है, ये कोई
उसका अकेली का नहीं है, समाज के बहुत बड़े वर्ग का है। किंतु अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, महिला हर क्षेत्र में आ रही है, तो एक परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन, हमें ये लगेगा कि परिवर्तन का पहिया जो है वो हिला है, चला नहीं है, हिला है। और वो समय लगेगा, हो सकता है कभी चल भी पड़े, हिल भी जाए, क्योंकि स्थिर तो कुछ है नहीं। इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं। हर स्थिति में परिवर्तन आता है, ये भी आता है। जी, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। परिवर्तन संसार का नियम भी है। और आपने बहुत सुंदर सा प्रश्न का उत्तर दिया सर जी, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और साथ में अभी हमारे बीच में श्री रामधन शर्मा जी, जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं हमारे, और वह भी अपना प्रश्न रखना चाहते हैं। कृपया रामधन शर्मा जी आइए, आपका स्वागत है। रामधन शर्मा जी हमसे जोगेश जी जुड़े हुए हैं ना? लगता नहीं जुड़े हैं वो। चलो मैं उनका प्रश्न रखती हूँ। वह पूछ रहे हैं, क्या हिंदी साहित्य लेखन के माध्यम से इसे राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास भी हो रहे हैं? इस विषय में समग्र हिंदी साहित्य सहित आप अपने प्रयासों से अवगत करवाने की कृपा करें। आदरणीय रतन जी। देखिए, व्यक्ति का प्रयास तो उतना ही होता है जितना गिलहरी का प्रयास है जी। एक व्यक्ति के प्रयास का इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, एक कर रहा है तो दूसरे को लगता है मैं भी कर लूं। तो किंतु जब इस प्रकार के संगठन, जैसे हमने इस संगठन की रचना देखी है, जिसने पूरे समाज को, हर भाषा भाषी को अपने साथ मिला करके और अपना संदेश देने का प्रयास किया। किसी को अलग रखकर उसको हम संदेश नहीं दे सकते, उसको उसके साथ खड़े होकर, उसको साथ खड़ा करके हम अपना संदेश दे सकते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा दे सकते हैं। और जब कोई हम किसी के साथ होंगे, कोई हमारे साथ होगा, हमारे व्यवहार को देखेगा, हमारी भाषा को सुनेगा, हमारी भाषा को समझेगा, हमारी भाषा का सौंदर्य, हमारी भाषा की गरिमा उस तक पहुंचेगी, वो भी उसके साथ खड़ा होगा। आज और 1948 के बीच में बहुत अंतर है। आज हिंदी को जिस प्रकार का स्थान देश में लोगों ने जन मन में प्रदान किया है, प्रदत्त किया है, वह पहले से कहीं अधिक सम्माननीय है और पहले से कहीं अधिक गहरा है। तो इसमें थोड़ा समय और लगने वाला है, किंतु चलना पड़ेगा, थकना नहीं है, निराश नहीं होना, और ये नहीं सोचना कितने वर्ष हो गए। अरे भाई, कितने वर्ष की गुलामी, 1000 साल की गुलामी, और उस गुलामी के संस्कार और उस उपनिवेशवाद में हम बिल्कुल उलझे हुए। आज तक हमारा नेतृत्व तो अभी भी उससे नहीं निकल पा रहा है। तो मैं, ये बात मुझे ऐसे ध्यान आ गई कि अभी एक पुस्तक का अनुवाद करने का मुझे अवसर मिला, तो उसमें था कि उपनिवेशवाद से बाहर आना। ये एक फ्रेंच राइटर ने पुस्तक लिखे थे, उसका अनुवाद करवाया है अहमदाबाद की एक संस्था ने, बहन इंदुमती काटगरे ने वो संगठन बनाया है। ऐसी कुछ और पुस्तकें भी उन्होंने मुझे कही थी, जिनके मैंने अनुवाद किए हैं उनके लिए, और ऐसे लेखन भी किया है। एक लेखन तो ये किया है अभी डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर, जैसे गुरु जी का किया था, तो उस पर ऐसे अपना केशव करके एक लिखा है, तो वो भी उन्होंने छपवा दिया है, उसकी सूचना मेरे पास आई है। तो उन्होंने उस उपनिवेशवाद की इस प्रभाव ने हमें ये बताया है कि कितना गहरा वो प्रभाव अभी तक हमारे जीवन में है, उसको निकालने के लिए प्रयास कर रहे हो। और ये जो हमारा ये संगम जो है, हमारा साहित्य संगम कह लीजिए इसको, साहित्य मिलन कह लीजिए इसको, किसी भी नाम से आप पुकारिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर है। और मैं कहूँगा इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय है, केवल राष्ट्रीय नहीं है। क्योंकि भारतीय लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, जिनको अपने देश से स्नेह है, अपनी भाषा से प्यार है, वो भी इससे जुड़ते हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रभाव डालने वाला है, समय के साथ और बढ़ने वाला है। अगर मैं उस दिन की याद करूं जिस दिन डॉक्टर गुरु मेहता ने पहली बार मुझे ये बताया कि ये संगठन आया है,
तो उसमें लगता है क्या पता नहीं क्या क्या बनेगा, कुछ होगा भी नहीं होगा। किंतु आज जब हम उसको देखते हैं, उसके विस्तार को देखते हैं, उसके प्रभाव को देखते हैं, उसके आयामों को देखते हैं, तो ये लगता है तो ये सर्वव्यापी होने वाला है। ये कोई एक आयाम और एक दिशा और एक केवल साहित्य की एक विधा इसी को लेकर नहीं खड़े होने वाला, ये समाज परिवर्तन का एक माध्यम होने वाला। इस प्रकार का ये बहुत बड़ा प्रयास है, ये एक बहुत बड़ा एक मंथन है, वैचारिक मंथन का ये एक मंच है, मुझे ऐसा लगता है। भले ही मैं जिसको कहते हैं व्यवहारिक रूप से, औपचारिक रूप से इस संगठन के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके प्रभाव को तो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो यही मैं अपने उपाध्यक्ष महोदय से भी कहूंगा कि इस विश्वास के साथ इस काम को और आगे बढ़ाएं। वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था याची देही याची डोला, कि मैं अपने लक्ष्य को अपने जीवन में पूरा होते देख पाऊं, वो नहीं देख पाए, हम देख रहे हैं। आपने इस और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो सपना देखा है वो भी निश्चित पूरा होने वाला है। आप इस संकल्प को लेकर चलिए कि आपके जीवन भाषण में हमारी डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। इससे पहले हिंदर प्रसाद सिंगला जी का पलवल से है। उससे भी पहले अगर मैं अनिल शर्मा जी अगर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, कृपया वह एक बार फिर से आए मंच पर। वो संचालन करता है आज के, वो कुछ कहना चाहेंगे। कृपया मुझे क्षमा करें, आज के लिए मैं बीच में बहुत बोल गई। और अनिल जी कृपया आप अपनी बात रखें, आगे का संचालन आप संभाल लीजिए कृपया, मेरे को थोड़ा बोलना कम आता है, क्षमा करें। बहुत 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 धन्यवाद मैम। और आज अनिल जी एक जरा से एक क्षण के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी संतोष जी ने बहुत बार कह दिया बड़े बड़े बड़े, अगर मुझे देखेंगे तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा, मैं बहुत छोटा हूँ। सर वो आपका आप नहीं समझ सकते, वो हम सब समझते हैं आप क्या हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी सभी को मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से मैं दोबारा से फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। और मैम संतोष गर्ग जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि वो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद की प्रांतीय उपाध्यक्ष होती हैं। और पंचकुला इकाई का जो बीजारोपण हुआ था वो उनके कर कमलों से हुआ था। और उन्होंने आज इस संचालन के समय में इस मेरे न जुड़ पाने की वजह से उन्होंने संचालन को संभाला, वो खूबी संभाला। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और वैसे तो आदरणीय रतन चंद शर्मा जी सरदाना जी का अभी हमने जो वक्तव्य सुना है, उनसे उनके उपन्यासों के बारे में चर्चा हुई और उनके साहित्यिक छवि के बारे में हम सब लोग जान चुके हैं। लेकिन फिर भी एक उनका जो परिचय है, मैं उन परिचय के बारे में थोड़ा सा आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। 1941 में जन्मे, गांव खाड़के, तहसील खानगढ़ से संबंध रखने वाले आदरणीय रतन चंद सरदाना जी आज हम सबसे जुड़े रहे हैं। उनकी साहित्यिक विधाओं के बारे में हम सब ने जाना है और उपन्यासों के बारे में काफी चर्चा हुई है। और बीच में मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, शायद पद्य की रचनाओं पे मुझे पता नहीं कि शायद चर्चा हो पाई कि नहीं पाई। उन्होंने पद्य में भी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, अपना माधव, आस्था के स्वर, आजादी की खिचड़ी जागनी, बहुत सी अच्छी अच्छी रचनाएं उन्होंने संकलित की हैं अपने साहित्य सेवा के दौरान। और दूसरी एक अनुवाद का जो कार्य है, जो एक ऐसा विषय जो बहुत ही कठिन और क्लिष्ट माना जाता है, हिंदी के भाषा की हम बात करें तो रसायन शास्त्र में उन्होंने अनुवाद का कार्य किया है। रसायन शास्त्र और रासायनिक की भारतीय परंपरा, इसके बारे में उन्होंने अनुवाद का जो कार्य किया है वो भी एक महती कार्य है। इनके साहित्य सेवा के दौरान उन्होंने एक बहुत महती कार्य किया है, जिसको जो बिल्कुल गौण कार्य नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अनुवाद का कार्य। तो वो भी एक उनकी उपलब्धि रही है। साहित्य के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि कार्य करने से लेकर के करवाने तक का सफर जो उनका रहा, उसके बारे में हमने सबने अभी उनका अनुभव जाना है। तो बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा। और कार्य करने और करवाने के बीच में जो संगठन का भी स्वरूप उन्होंने हमसे साझा किया है कि संगठन में काम कैसे करने होते हैं और सब मिलकर के करते हैं तभी संगठन का काम होता है। तो ये सब भी हम जैसे नवोदितों के लिए एक चर्चा का और सीखने का विषय है। तो उसके लिए मैं उन आदरणीय सरदाना जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अध्यापक, प्राध्यापक और प्रधानाचार्य तक का सफर तय किया है। और वर्तमान में साहित्य की सेवा में अगर हम बात करें तो विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में मंत्री, अध्यक्ष आदि दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात वर्तमान में विद्या भारती साहित्य हरियाणा अंतर्गत, विद्या भारती हरियाणा के अंतर्गत ग्रामीण शिक्षा समिति के संरक्षक का दायित्व उनके पास अभी भी है। तो ये उनका
लेखक परिचय मैंने आप सबसे साझा किया है। सम्मान और पुरस्कार की अगर हम बात करें तो विद्या भारती उत्तर क्षेत्र द्वारा लेखक सम्मान, साहित्य सभा कैथल द्वारा पुरस्कार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित, अदबी संगम कुरुक्षेत्र द्वारा सम्मानित, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से कविता पाठ, लघुकथा और वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं। आदरणीय इन दिनों कुरुक्षेत्र में इनकी रिहायश है, तो हम सब आज उनसे लाभान्वित हुए हैं। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो ये श्रृंखला है, साहित्यकार से संवाद की श्रृंखला, उसमें आज ये द्वितीय पुष्प हम सबके सामने उन्होंने रखा और हमने उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इन शब्दों के साथ मैं अब जो अंतिम प्रश्न है मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, अगर महेंद्र प्रसाद सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे आग्रह है कृपया वो अपना प्रश्न पूछें। महेंद्र प्रसाद सिंगला जी पलवल से हमारे बीच अभी नहीं जुड़े हैं अनिल जी, आप ही रख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये आज जो हमारा साहित्यकार से संवाद कार्यक्रम हुआ, आदरणीय रतनचंद सरदाना जी को हमने सुना, उनके अनुभव के बारे में जाना है और उनके जो प्रश्न थे, मैं तो एक एक प्रश्न का उत्तर सुन करके उन्होंने बड़ी ही सहजता से और बहुत सटीक प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं। और जहाँ तक औरत की जो नेचर था, उसकी आधुनिकता और उसकी जो पौराणिकता है, उसके बारे में जो चर्चा हुई थी, उसका जो उन्होंने जवाब दिया वास्तव में सराहनीय जवाब है, क्योंकि वो जो हमारी अंतर्निहित जो है दृष्टि और सम्मान की दृष्टि है, उन्होंने सही कहा कि वो पहले के समाज में भी थी और आज के समाज में भी है। अब परिवर्तन धीरे धीरे हर दिशा में आता है, परिवर्तन तो समाज इसका नियम है, समय का नियम है कि परिवर्तन होता रहना चाहिए। तो ये सब प्रश्नों के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम हुआ। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदया डॉक्टर शकुंतला शर्मा। महेंद्र जी का प्रश्न हो गया? नहीं, महेंद्र जी, अनिल जी। हाँ जी, मैं प्रश्न रखता हूँ, सॉरी क्षमा करें, मैं उनका प्रश्न रखता हूँ। आदरणीय महेंद्र जी हमसे आदरणीय सरदाना जी से पूछना चाह रहे हैं कि इस रचनाकार के साहित्य को परिवार एवं समाज काफी हद तक प्रभावित करता है। आपके साहित्य पर परिवार एवं समाज का क्या प्रभाव पड़ा है, कृपया अवगत कराएं आदरणीय सरदाना जी। देखिए, परिवार भी समाज का अंग है। परिवार समाज की एक इकाई है, उससे अलग रख कर इसको नहीं देखा जा सकता। यहीं से यात्रा शुरू होती है व्यक्ति की। घर से चलता है, समाज में आता है, व्यक्ति से समष्टि की ओर उसके जीवन की यात्रा चलती है। लेकिन उसका जो एक आधार है वो परिवार है, वह उसको पहला संस्कार मिलता है। कहते हैं कि पहला संस्कार माँ की गोदी में मिलता है। 5 वर्ष की आयु तक जो संस्कार मिलते हैं वो जीवन भर साथ रहते हैं, वो कभी क्षीण नहीं होते, दुर्बल नहीं होते, मिटते नहीं। तो निश्चित रूप से परिवार का एक प्रभाव मेरे पर भी रहा है, सब पर रहा है। और समाज के बिना तो कोई है ही नहीं। हम जो कुछ समाज में देखते हैं, सुनते हैं, होता है, हमारे सामने गुजरता है, यदि हमारे आंखें खुली हैं, हमारे कान खुले हैं, हम उसको अनुभूत होती है हमें वो कुछ चीज, तो फिर हम उसको लिखते हैं, वो शब्दों में फिर आती है, अभिव्यक्ति उसको मिलती है। वो अभिव्यक्ति आवश्यक नहीं कि शब्दों में मिले, वह अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार की कला में मिल सकती है। 64 कलाओं की बात करते हैं, 64 कलाओं के किसी भी कला में उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। गाने में हो सकती है, बजाने में हो सकती है, चित्रण में हो सकती है, वाचन में हो सकती है, भाषण में हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो वो अभिव्यक्ति की जो क्षमता है ये प्रभु ने दी है मनुष्य को, जन्मजात है, हर एक में है। कोई कैसे किसी स्तर तक की अभिव्यक्ति दे पाता है, कोई किसी स्तर तक की अभिव्यक्ति दे पाता है, कोई शब्दों में अभिव्यक्त करता है, कोई चित्रों में अभिव्यक्त करता है, कोई संकेतों में अभिव्यक्त करता है, कोई वाणी में अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की है। तो समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, परिवार के बिना व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए ये सोचना, अलग अलग रखकर देखने की आज जो एक प्रवृत्ति बनी है ना समाज में, हर चीज को अलग, नारी अलग है, पुरुष अलग है, बच्चा अलग है, युवा अलग है, वृद्ध बूढ़ा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। सारा समाज एक है, सारे समाज के अंग है। अगर एक भी सीढ़ी एक के बीच में टूट जाए ना, छत पर नहीं पहुंच सकते हम। जैसे नहीं कि एक सीढ़ी, एक अगर आवाज नहीं आ रही, ऊपर जाना। हाँ सुनिए, फिर आवाज आई क्या?
हेलो, आवाज आ रही है? बालकृष्ण जी शायद आप एक बार दोबारा से जुड़ जाइएगा, आवाज सबको सुन रही है मेरे ख्याल से, आवाज सबको आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इस बात को पूर्ण करने की ओर चल रहा हूं कि भाई ये जो हर चीज को हम अलग अलग करके देखते हैं, हर चीज को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। खंड खंड में मत देखिए, मनुष्य को देखना उसकी पूर्णता में देखिए। ये मत देखिए कि उसके बाल सफेद हैं तो जरूर बूढ़ा, ये मत देखिए। ये मत देखिए कि अगर उसने ऐनक लगाई है तो शायद उसकी दृष्टि बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसा मत सोचिए। व्यक्तित्व तो उसका पूरा कैसा है इसका जरा मूल्यांकन कीजिए। और ऐसे ही जब हम ये देखेंगे कि व्यक्ति और समाज एक है, समाज की इकाई है, समाज समग्र है, बड़ा है उससे, तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि सबका प्रभाव लेकर के हम चलते हैं। किसी के प्रभाव के बिना ऐसा नहीं होता कि हम बड़े हो जाए। घर में छोटे हैं, बड़े बहन भाई होंगे, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, हमारा पड़ोस है, आस पड़ोस है, सबका ही तो प्रभाव हमारे ऊपर होता है। कोई हमें दुलारता है, कोई हमें पुचकारता है, कोई हमें थपकी देता है, कोई हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये सब ये समाज का अंग है और ये सब करते हैं, और हम इस समाज के सबके सब ऋणी हैं। इसके बिना हम कहीं नहीं थे, हम कहीं हो नहीं सकते। हम उस व्यक्ति की जरा कल्पना कर लें जो समाज से कटा हुआ, जंगल में पैदा हुआ, जंगल में बड़ा हुआ, तो उसका समाज कौन सा है? वो वन समाज है उसका। वन बंधु है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका वन समाज है। हम जिस समाज में रहते हैं या मनुष्य है, तो हम मनुष्य समाज का अंग है, और इसी को देख देख करके हमने सीखा। कोई भी मनुष्य दूसरे के अनुभवों से ज्यादा सीखता है, अपने अनुभवों से कम सीखता है। मुझे बता दिया गया कि आग जल रही है, इसमें हाथ नहीं देना, जल जाएगा। किसने बताया? जिसका हाथ जला होगा। और इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ना भाई मैं नहीं हाथ करूंगा, ये समाज है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि समग्रता में देखें, हम अलग, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम अपने आप में कुछ नहीं। कितने बड़े हम अपने आप को समझ सकते हैं, लेकिन है कुछ नहीं, खरीद है, अस्तित्वहीन है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके वक्तव्य से और आपके प्रश्नों के उत्तर जो आ रहे हैं उनसे ही आपके कद का अंदाजा होता है। अभी जैसे आपने कहा कि मैं वास्तव में बहुत छोटा हूं, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही है सर कि हम समग्रता में अगर देखते चलेंगे तो हर व्यक्ति का हर किसी से जुड़ाव है। तो यही इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर आपने दिया हमको, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है वो शायद इसी सोच से उपजा है और इसी तर्क से उपजा है, क्योंकि हम सबको समग्रता में देखेंगे तो हम भी ये कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा हैं। और आपने सही कहा कि दूसरों के अनुभव से हम जरूर सीखते हैं। ये आज के जो भी प्रश्न और उनके उत्तर जो हमें मिले हैं, निसंदेह हम सभी युवाओं के लिए और जो साहित्यकार हैं जो इस दिशा में जो नवोदित हैं उन सब के लिए एक नींव का पत्थर साबित होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अभी आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथ सभी हमारे हरियाणा प्रांत के जो पदाधिकारी जुड़े, मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं। और साथ में अभी हम आगे चलते हैं और आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी, कुरुक्षेत्र इकाई की संयोजिका होती हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना अध्यक्ष संबोधन हम सबसे साझा करें। डॉक्टर शकुंतला शर्मा जी, स्वागत है मैम। सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी वंदनीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय और सदैव हमारे मार्गदर्शक, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। वशिष्ठ जी, डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी हमारे जो महामंत्री हैं, उनको मेरा सादर नमन। जगदीश राही जी जो परोवाक्य पुरोधा, जिन्होंने हमारी एंट्री यहाँ पे कराई है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़े तकनीकी सहयोगी हमारे शिवजीत सिंह जी प्रचार मंत्री हैं, डॉक्टर मीनाक्षी पांडे जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर और प्रिय भाषा में सरस्वती वंदना की, उनको भी मेरा सादर नमस्कार, मेरा शुभ आशीर्वाद है। अनिल शर्मा जी संचालक
हमारे आदरणीय खंडेलवाल जी, संतोष गर्ग जी, अनिल शर्मा जी, रमेश जी, गोपाल जी, महेंद्र जी, रामधन उपाध्यक्ष जी, और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े मेरे बहुत ही आदरणीय भाई राजेंद्र भारद्वाज जी। अगर मैं ये कहूँ कि इस संस्था से जोड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति राजेंद्र भारद्वाज जी हैं। जब करनाल में हमारे गौड़ साहब प्रिंसिपल थे किसी कॉलेज के, तब से वो मेरे पीछे लगे हुए थे, गहन जी संस्था से जुड़ो, संस्था से जुड़ो। लेकिन राजनीति की गतिविधियां और मैं शिक्षण कार्य में भी थी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाई। और उस अर्ध प्रज्वलित दीप को जो ज्योति में परिवर्तित किया, वो हमारे डॉक्टर जगदीप राही जी, जो मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत छोटे प्रिय बंधु हैं, मेरे बेटे के समान हैं। बहुत मैं उनका सम्मान करती हूँ और बहुत अच्छे बड़े साहित्यकार हैं। हर विधा उनकी वाणी पे उनकी वाणी पे विराजमान है। सभी बंधुओं का मैं सादर नमन करते हुए, हमारे आज के जो मुख्य हमारे वक्ता थे, साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, मेरे बहुत ही आदरणीय, अनुकरणीय, अनुसरणीय, वंदनीय, प्रातः वंदनीय मेरे बड़े भाई सरदाना जी को भी मेरा सादर नमस्कार है। सरदाना जी ने अपने बारे में जो बताया या अपने साहित्य के बारे में बहुत कम है। वास्तव में जब इनकी रचनाएं आप पढ़ोगे तो साक्षात हमें लगता है कि सामने हमारे चित्र कई तो ऐसी हैं, जैसे ये आखिर में क्या नाम है इसका, सुधा, इसको आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप देख रहे हो वो चलचित्र। इसी तरह से लाल सिंह वाली जो कथा है, कुछ पुस्तकें मैंने इनकी पढ़ी हैं और तबसरे भी सुने हैं, तो ये इनके बारे में जितना कहा जाए कम है। हमारी यहाँ 2-3 संस्थाएं हैं, अद्भुत संगम है, सार्थक साहित्य मंच है, उनके ये अग्रणीय भी रहे हैं। और हमारी दोनों संस्थाओं के आजकल जो है ये हमारे सरप्रस्त, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, हमारे क्या कहते हैं सुरेश, है हमारे, मतलब हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर इनका वरदहस्त है। स्वभाव के बारे में अगर मैं बात कहूँ, सहज, सरल, सादा और विचारणीय, हर बात पे विचार करते हैं, चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। दूसरी बात जो है, इनका व्यक्तित्व इतना सादा और इतना विस्तृत है, हम तो इनकी बात की कभी गहराई पा ही नहीं सकते। लेकिन इनका प्यार बराबर, इनका स्नेह, प्यार, इनका जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, उसकी मैं आभारी हूँ। और मेरे पास योगेश जी का जब मेरे पास आया कि आप अपना साहित्यकार कोई दो, तो मैं सबसे पहले मेरे को याद आया कि मैं अपने भाई का नाम भेजती हूँ, और मैंने भाई जी के नाम को आगे बढ़ाया। मेरा सौभाग्य है ये, मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। आदरणीय बंधुओं, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे 3-4 मिनट ही मिले हैं, मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ जुड़ी हूँ। हम लोग कूप मंडूक हैं, हमें अभी हमारी ना तो विचारों का विस्तार हुआ है, क्योंकि बड़े पटल पे आए बगैर आप अपने आप को विस्तृत कर ही नहीं पाते। जब तक दूसरों को हम बहुत नहीं सुनते, तब तक हमारा अपना भी विस्तार नहीं होता। और कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे हम कहीं ना कहीं उस एक ग्रंथि से भी ग्रस्त रहते हैं कि हम बड़े पटल पे बोलेंगे क्या होगा, जबकि सब ऐसे ही हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। जितना हम लिखते जाएंगे उतना हम लोग विस्तृत होते जाए, व्यक्तित्व का विस्तार होता जाता है। सभी बंधु मेरे बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार हैं यहाँ जुड़े हैं। मैं कोई ऐसी साहित्यकार नहीं हूँ, लेकिन मैं हिंदी में रुचि रखती हूँ। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जब से मैंने होश संभाली है, मैंने अपना नाम कभी अंग्रेजी में नहीं लिखा। मेरे बैंक में क्या कहीं भी मेरे दस्तावेज पे हिंदी में मेरे हस्ताक्षर। बहुत खूब। मैं एक बात को बहुत महत्व देती हूँ, दूसरे क्या करते हैं मेरा फोकस नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए समाज के लिए, इस बात पे मेरा फोकस रहता है। अच्छी बात है। मैं अपने बारे में बहुत कुछ बात आज नहीं करूंगी। मैं आप सभी से मेरा एक निवेदन है, देखो आपने जो ये श्रृंखला शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी श्रृंखला है। इसमें हमारे कम से कम जो ग्रामीण परिवेश या छोटे शहरों में बैठे हुए साहित्यकार हैं,
वो पटल पर आएंगे, परिदृश्य पर आएंगे, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी रचनाएं, उनका संयोजन जो है वो आम समाज के लिए काम आएगा। दूसरी बात, मैं आप सबसे इसको जारी रखें, मेरा ये एक मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इसको जारी रखें। मैं भी सोचती हूँ अब राजनीति में थोड़ा समय कम देके मैं भी साहित्य की ओर मुड़ूं, क्योंकि साहित्यकारों के लिए राजनीति कभी बहुत लाभदायक नहीं रही, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, लेकिन राजनीति में जो सोचते हैं वो बोलना ही नहीं होता। बहुत दिनों तक मुझे बड़ी कोफत रही कि हमें तो मन की बात कहनी है, लेकिन वहां तो मन की बात छुपानी है। तो मैं बहुत ज्यादा कोई सफल अपने आप को नहीं मानूंगी राजनीति में। हालांकि मैं प्रवक्ता रही हूँ हरियाणा की, टीवी पे मेरे बहुत बार मेरी बातचीत आई है, लेकिन जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर है वही बाहर है। ये साहित्यकार की अपनी एक सोच होती है। तो इसके साथ साथ मुझे आप लोगों के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी लिंक योगेश जी भेजते हैं मैं जुड़ने का प्रयास करती हूँ। योगेश जी के बारे में भी मैं दो शब्द कहना ये चाहूंगी कि योगेश जी छोटी छोटी बातों को जिन बारीकियों से मुझे समझाते हैं औरों को भी समझाते होंगे, तो मुझे लगता है मेरा विस्तार हो रहा है, मेरा विचार बढ़ रहा है, मेरे विचार को बल मिल रहा है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मैं छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ, छोटे छोटे प्रश्न पूछती हूँ, तो हर बात का जवाब देते हैं, हर बात मुझे अच्छे से समझाते हैं। इस टेक्निक में हम थोड़ा सा, हमारी पीढ़ी के लोग, 17-12 लोग हम जरा पीछे हालांकि कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तो पूरा सहयोग देते हैं। योगेश जी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ, इसी प्रकार से जुड़े रहें। मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष महोदय के बारे में कहूंगी, मुझे 2 बार इनका फोन आया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत ही बेसिक कार्यकर्ता, बेसिक रचनाकार मैं कहूंगी, साहित्यकारों की तो लाइन में शायद मैं कभी ना पाऊं, लेकिन मैं जो लिखती हूँ वो मौलिक लिखती हूँ, अंदर के विचार से लिखती हूँ, जितना भी लिखती हूँ। मेरी एक अपील आप सभी से, आज हम एक संक्रमण काल में हैं, आज हमारे संस्कार जो हैं परिवारों से वो लुप्त होते जा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं। मियाँ बीबी दोनों का नौकरी करना भी उसका एक अहम हिस्सा है, क्योंकि बच्चे अकेले होते हैं। बच्चों को मानसिक रूप से पोषण के लिए माँ बाप का पास होना बहुत जरूरी है। परिवार संयुक्त नहीं रहे, कौन उसको पूरा करे? अगर घर में संयुक्त परिवार हो, दादी है, नानी है, मासी है, बुआ है, जो भी है, ताई चाची है, ताई चाचियों का तो रिवाज ही खत्म हो गया अब, तो हमारे तक तो काफी था। तो उसमें जो है बच्चे के अंदर खालीपन के अंदर ये मीडिया घुस गया है। उसके साथ हमें कहीं ना कहीं एक सोच लेके चलना पड़ेगा कि राष्ट्र का निर्माण वास्तव में अगर हमें करना है तो हमें अपने परिवार के निर्माण और विकास में पूरा ध्यान देना होगा। केवल धनोपार्जन से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, और मैं उसको बहुत सफल नहीं मानती जिसके पास बड़ा धन कमा लिया है। लेकिन हमारी सोच जो है एक संतुलित सोच हो, पैसा भी हो, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो, स्वस्थता भी हो, संस्कार भी हो, संस्कृति भी हो, और भारतीयता के प्रति हमारा रुझान भी हो। तो ये निर्माण कहाँ होगा? हमारा परिवार में होगा। मेरी अपील है कि हमारी रचनाओं में कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों का उल्लेख आए, उन उक्तियों का उल्लेख आए, उन बातों का उल्लेख आए, ताकि हम बच्चों को जो है अपनी संस्कृति की ओर मोड़ सके। और ये काम घर में हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं घर का निर्माण पूरे परिदृश्य में फैलता है, जिसे हम बच्चे कहते हैं। और अगर हमने राष्ट्र के लिए 2 अच्छे चिंतनशील, संस्कारी और शिक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ बच्चे समाज को दे दिए, राष्ट्र को दे दिए, तो हमने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरा फोकस अक्सर परिवार और संस्कार पे रहता है, रिश्तों में रहता है। मैं अपने जिले की रोल मॉडल हूँ। मेरे लगभग 250 और 300 के बीच में मेरे मॉडल, मेरे लेक्चर, मोटिवेशनल लेक्चर गर्ल्स के लिए हो गए हैं। सरकारी तौर पे मेरी ड्यूटी लगती है। तो मेरा फोकस है परिवार, परिवार के साथ विचार, विचार के साथ रिश्ते, और रिश्तों के साथ आपस का तालमेल और संस्कार। मेरी आप सभी से उम्मीद है, ये प्रार्थना है कि हम कोई कहानी लिखें, उसका अंत सकारात्मक हो, कि इन सब चीजों को लेके हमने कुछ अच्छा परिणाम दे दिया। हम लास्ट में, मैं आमतौर पे कहानियों में देखती हूँ, लास्ट जो है विघटित होता है। संगठन हो, विघटन ना। बाकी आप सब लोग मेरे से बहुत बड़े विद्वान बैठे हैं,
मैं तो आपके अंदर एक छोटी सी एक इकाई हूँ, यूनिट हूँ एक। मैं आप लोगों ने मुझे समय दिया और मुझे अपनी संस्था के साथ जोड़ा, मेरा मार्गदर्शन करते हो, मुझे छोटी-छोटी सूचनाएँ देते हो, मुझे लिंक्स भेजते हो। मैं आप सबकी अति आभारी हूँ और मैं प्रयास करूँगी। हमने 8-10 लोग और तैयार किए हैं कि हम लगभग इस संस्था के साथ 30-35 लोगों को जोड़ें। 30-35 लोगों को जोड़ के हम इसको विस्तार देंगे। मैं धीरे-धीरे ये टेक्निक सीख रही हूँ, तो फिर मुझे ताकि किसी का सहयोग ना लेना पड़े, मैं यहाँ पे अपने आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। मेरी त्रुटियों की तरफ ध्यान ना दें और मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं छोटी-सी सोच की मालिक हूँ, तो मैंने अपने हिसाब से जो कहा है, हमें समाज का निर्माण करना है, उससे पहले हमें परिवार का निर्माण करना है। सुशिक्षित, स्वस्थ, स्वच्छ नागरिक हमारी देश के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत कुछ न कहते हुए मैं एक बार भारत माता की जय घोष करके और वंदे मातरम के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जिन लोगों ने आयोजन किया है, ये श्रृंखला चलाई है, उनके मैं साधुवाद भी देती हूँ और उनको सादर नमस्कार भी करती हूँ। भारत माता की जय। जय वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज के कार्यक्रम की हम अध्यक्षा मैम को अभी सुन रहे थे और बहुत ही प्रेरणादायक आपने संदेश दिया है और वास्तव में हमारी लेखनी में समाज का स्वरूप अवश्य होना चाहिए। ये बहुत गौण आपने बात कही है और साहित्य समाज का दर्पण है, ये भी कहीं ना कहीं हमें पता ही है। तो साहित्य हमेशा ही समाज की सेवा में तत्पर रहता है और कहानी के बारे में भी आपने बात की है, आयोजन के बारे में बात की। अभी हम रुक करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के हम अंतिम दौर में हैं और इस कार्यक्रम को कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ नकारात्मक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक हुआ है। तो ये हुआ है कि हम दूर बैठे बैठे साहित्यकारों को भी अपने सामने देख सकते हैं, उनके विचार सुन सकते हैं, उनसे प्रेरित होकर उनका सानिध्य पा सकते हैं। तो इसी तकनीक के माध्यम से हरियाणा अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा प्रांत की जो इकाई है, उन्होंने कार्यक्रम आरंभ किया है साहित्यकार से संवाद। उसका आज द्वितीय पुष्प सफलतापूर्वक संपन्नता की ओर चल रहा है और इस सारे कार्यक्रम के संयोजन में जो हमें तकनीकी सहयोग दे रहे हैं, उनका नाम होता है श्री शिवनीत सिंह जी, जो हमारे प्रचार मंत्री होते हैं हरियाणा प्रांत के। तो अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन के साथ आज के इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द हमें कहें। श्री शिवनीत सिंह जी। अखिल भारतीय साहित्य परिषद हरियाणा प्रांत के उपवन में साहित्यकार से संवाद आयोजन के दूसरे पुष्प के रूप में आज पधारे अति आदरणीय महान साहित्यकार श्री रतनचंद सरदाना जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप जैसा श्रेष्ठ शिक्षाविद, साहित्यकार और गौरवशाली पिता कोई अन्य नहीं। आदरणीय, आपने आज इस आयोजन में आकर जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए पूरे हरियाणा प्रांत की ओर से मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद अभिव्यक्त करता हूँ। मैं हार्दिक रूप से आभारी हूँ आज के आयोजन में आज की अध्यक्ष डॉक्टर शकुंतला शर्मा, संयोजिका कुरुक्षेत्र इकाई का। आपने इस गरिमा का निर्वहन कर हमें समृद्ध किया है। मैं हृदय भाव से आभारी हूँ डॉक्टर मीनाक्षी पांडे जी का, जिन्होंने माँ शारदे की वंदना का उच्चारण केवल कंठ से नहीं अपितु हृदय भाव से किया है। दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूँ आज के ज्ञान पुरुष, मेरे अग्रज एवं मार्गदर्शक हरियाणा प्रांत के संयुक्त मंत्री डॉक्टर जगदीप शर्मा राही जी का। रुकावट के बावजूद आपकी उपस्थिति से आयोजन रसपूर्ण हो गया। आपका हार्दिक आभार। मैं आभारी हूँ आज के आयोजन को कुशलता पूर्वक संचालित करने वाले निपुण संचालक आदरणीय डॉक्टर संतोष गर्ग जी, माननीय परिषद उपाध्यक्ष तथा आदरणीय श्री अनिल शर्मा चिंतित जी का। आप दोनों ने आज के आयोजन के गौरव को सार्थक बनाया है। मैं हृदय भाव से आभार व्यक्त करता हूँ आज के आयोजन में ठीक आरंभ से जुड़े परम आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार खंडेलवाल जी का, जिनके संबल हमें सदैव शक्ति प्रदान करता है। मैं हार्दिक रूप से आभारी हूँ
मेरे श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर योगेश वशिष्ठ जी का, जिन्होंने मुझ में अपना विश्वास जताया, मुझे राह दिखाई और मुझे आज का यह सुअवसर प्रदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हरियाणा प्रांत की विभिन्न इकाइयों से जुड़े हर व्यक्ति विशेष का, जिनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति इस आयोजन को निरंतर ऊर्जा प्रदान करती रही हैं। अंत में नहीं, विशेष रूप से अपने हृदय के बहुत गहरे भावों से मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ हमारे हरियाणा प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी का, जिनके नेतृत्व में ऐसी सुंदर कार्य संपन्न हो रहे हैं। माननीय परिषद द्वारा सौंपे गए जीवन मूल्यों के अनुसार हम सब निरंतर गतिमान रहें, ऐसी आशा के साथ आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवनीत जी। मैं आदरणीय योगेश जी से पूछना चाहता हूं, कोई और सूचना विशेष है या आज के कार्यक्रम का सदगन किया जाए? हाँ, कार्यक्रम यहीं संपन्न हो रहा है विधिवत रूप से। अब हम अक्टूबर मास के अंतिम शनिवार को तीसरी कड़ी में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर शकुंतला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनका माइक ऑन कीजिए मैम, माइक। हमारी जो नोटिंग कर रहे हैं आज के प्रोग्राम की, हमारे आदरणीय भाई हमारे राजेंद्र भारद्वाज जी, जो बराबर मियाँ बीबी मुझे सहयोग करते हैं इस सारे काम को आयोजन करने में, मेरा बहुत सहयोग करते हैं। मैं उन भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों की तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बराबर दोनों मेरे पास बैठे रहे पूरे प्रोग्राम में और मेरा सहयोग किया, मैं इसलिए भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। डॉक्टर मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी मनोज जी। सभी को प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ और आयोजन बहुत अच्छा संपन्न हुआ। इस समस्त आयोजन के सभी घटकों, सभी सहभागियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई है। मेरी ओर से भी सभी को बधाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। आज कुछ व्यवधान जरूर रहा, इसलिए संचालन को 2 भागों में करना पड़ा, लेकिन आप सबके सानिध्य से कार्यक्रम अच्छा रहा। नहीं, बहुत अच्छा। संतोष गर्ग जी को भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत अच्छा संचालन किया उन्होंने भी, और आपात स्थिति में भी इतना सुंदर संचालन, वास्तव में हमें उनके एक और प्रतिभा का पता चला है। धन्यवाद। डॉक्टर राही जी कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे या कोई प्रश्न हो? हाँ जी डॉक्टर राही जी, स्वागत है सर। आदरणीय गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आदरणीय पूर्णमल गौड़ साहब को मैं सादर प्रणाम वंदन करता हूँ। आदरणीय कुछ विशेष मार्गदर्शन अगर करना चाहें आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ भी, आप तो स्वागत है सर। डॉक्टर पूर्णमल गौड़ जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार आदरणीय। बहुत ही आनंद मिला है आज, कुछ देरी से जुड़ पाया किसी कारण से, और ये आयोजन किया है शकुंतला जी ने, बहुत ही अच्छा लगा। क्षेत्र की इकाई जो है इतने सशक्त कार्यक्रम जो है करने में सक्षम है, और आज इतने हमारे प्रांत के अधिकारी सभी जुड़े हैं, जो मैंने सुना है, विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी का बहुत साधुवाद। मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारी सभी इकाइयाँ जो हैं बड़े सहयोग के साथ है सभी के साथ, और संचालन, मंच संचालन, संबोधन, जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए बड़े सराहनीय रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। सभी का साधुवाद, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
मेरा बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार आदरणीय डॉक्टर राही जी कुछ बोलना चाह रहे थे। डॉक्टर राही जी। मैं माफी चाहूंगा कि बार बार मेरे फोन में पता नहीं क्या टेक्निकल गड़बड़ हो गई है। जैसे ही मैं माइक अनम्यूट करता हूँ अचानक पता नहीं ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। और आपसे मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सब जुड़े, और क्योंकि कुरुक्षेत्र इकाई के संयोजन का के दायित्व के साथ साथ मेरा वहाँ आवागमन और प्रवास के लिए दायित्व महामंत्री जी ने, अध्यक्ष महोदय जी ने नियत किया है। आदरणीय कुरुक्षेत्र इकाई ने इतना सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया। मैं पुनः क्षमा याची हूँ कि आज पता नहीं तकनीकी कारण से मैं जो है अपना पूर्ववाक प्रस्तुत नहीं कर सका। उन्हें प्रणाम सभी। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। तकनीकी समस्या आज कुछ व्यवधान रहा, लेकिन उसके बावजूद कार्यक्रम को संभाला और बहुत अच्छे से प्रसारित किया। मैं सभी का पुनः धन्यवाद प्रकट करता हूं, और अगले कार्यक्रम तक आज के इस कार्यक्रम का सदगन किया जाता है। धन्यवाद। आदरणीय सरदाना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनकी साहित्य यात्रा इसी प्रकार से निर्बाध रूप से जारी रहे और हमें अनेक इसी प्रकार की उनकी कृतियां मिलती रहें, प्रेरित करते रहें। हमें बहुत बहुत आभार उनका आज साहित्य परिषद के इस आयोजन में इस प्रकार से सहभाग करने के लिए, हम सबको प्रेरित करने के लिए। आदरणीय सरदाना जी के समक्ष मैं अपना सादर अभिवादन जरूर प्रेषित करना चाहूंगी। आदरणीय, जब आप अपना वक्तव्य, अपना अनुभव, अपना परिचयात्मक बहुत सारी बातें कर रहे थे, साहित्यिकता में पिरो करके आपने दो व्यक्तित्वों का नाम लिया, एक संस्थान का नाम लिया। क्योंकि मैं भी आप ही के शहर से जुड़ी रही तो वो स्मृतियां ज्यों की त्यों सामने खड़ी होती हैं। आपने आदरणीय डॉक्टर रतन चंद्र शर्मा जी का नाम लिया, उनके सुपुत्र मेरे गुरु रहे राम कुमार शर्मा जी से मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे बहुत भाव संपन्नता उस समय विशेष में हुई। आपने एक और आदरणीय नाम लिया जोगिंदर मदान जी का, जिन्हें हम क्रांति के नाम से भी जानते हैं आप और हम। बहुत अच्छा लगा जब अपने शहर के बहुत अच्छे लोगों की बातें एक बहुत विख्यात मुख से मैंने सुनी। आदरणीय सरदाना जी, आपको करनाल की भूमि में कौन नहीं जानता, सब बहुत आदर भाव से आपको पहचानते हैं, आपकी बातें करते हैं। आज आपको परिषद के पटल पर देख करके बहुत आनंद हुआ है। बहुत सादर नमस्कार। सभी को सादर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सभी का संबोधन और साहित्यिक यात्रा के बारे में अनुभव सुन के, और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम। नमस्कार मैम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। संतोष दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये तो नारनौल की आवाज है। रमेशकांत भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। ये नारनौल से आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय गौड़ साहब, भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मेरा प्रणाम, सरदाना जी को मेरा प्रणाम विशेषकर, धन्यवाद। आपके भी हमने ये सरदाना सर जी, आपके बहुत सुंदर से विचार सुने हमने। निश्चित रूप से, धन्यवाद जी। आपके चरणों में प्रणाम जी हमारा। दीदी, आपकी के हमने बहुत सुंदर से शब्द सुने, हम अमल करेंगे आपके शब्दों पर। निश्चित रूप से ये भावपूर्ण क्षण है और हम मंच नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सरदाना जी को सुनने के बाद भी हम तृप्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन समय की अपनी सीमा है और हम इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं और आदरणीय सरदाना जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के अपने बहुमूल्य अनुभवों से हमें लाभान्वित किया है
उनकी रचनाएं पढ़ने के लिए हम सब प्रेरित होंगे। और यही परिषद का उद्देश्य है कि हम रचनाकार को निकट से जानें और उसकी रचनाओं से परिचित हों। आप सबके प्रति जो उपस्थित रहे, जितने भी महानुभाव जो इस समय शेष हैं, सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हुए हम यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जय हिंद, वंदे मातरम।